नमस्कार। खेती किसानी से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम सोनकस भुइयां में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। गर्मियां आते ही बाजार में तरबूज की बहार से आ जाती है। तरबूज बाहर से हरे रंग के होते हैं, लेकिन भीतर से लाल और मीठे पानी से भरपूर होते हैं। ये तो तरबूज अलग अलग इलाकों में अलग अलग मौसम में होते हैं, लेकिन ज्यादातर इसकी खेती गर्मियों के मौसम में ही होती है। आज कार्यक्रम में हम तरबूज की खेती पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट। तरबूज ग्रीष्म ऋतु का फल है और इसकी फसल आमतौर पर गर्मियों में तैयार होती है। पारंपरिक रूप से इन्हें गर्मी में खाना अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं। तरबूज एक लंबी अवधि वाली फसल है जो तापमान बढ़ने पर ज्यादा वृद्धि करता है, इसलिए इसकी खेती अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में ज्यादा की जाती है। यूं तो तरबूज की खेती रेतीली मिट्टी से लेकर चिकनी दोमट मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन नदियों के किनारे रेतीली जमीन इसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। वहीं मैदानी इलाकों के लिए उचित जल निकास वाली रेतीली दोमट वाली जमीन सर्वोत्तम मानी जाती है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में तरबूज ही एकमात्र ऐसा फल है जिसकी खेती 5 pH मृदा अम्लता वाली जमीन पर भी सफलता पूर्वक की जाती है, जबकि बाकी फसलों के लिए भूमि का pH मान 5.5 से 8.0 होना जरूरी माना जाता है। तरबूज की फसल को कुम्हड़ा लाल कीट सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये कीड़े जनवरी से मार्च तक बहुत सक्रिय होते हैं। इनकी रोकथाम के लिए फसल अवशेषों को अच्छी तरह से जलाना और खेत की अच्छी तरह जुताई करनी चाहिए। रिपोर्ट IBC 24। खेती किसानी से जुड़े इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि तरबूज की खेती की छत्तीसगढ़ में क्या संभावना है और किसान इससे क्या कुछ फायदा उठा सकते हैं। इससे जुड़ा कोई सवाल अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर लीजिए। हमारा नंबर है 400877। रायपुर से बाहर के किसान भाइयों के लिए हम रायपुर का कोड बता दे रहे हैं 077 और चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू। घनश्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जैसा कि अब गर्मी अपने चरम की तरफ बढ़ रही है साहू जी, हम देखते हैं कि सड़कों के किनारे और बाजारों में हर तरफ अलग अलग तरीके के तरबूज हमें देखने को मिल रहा है। तरबूज की खेती पर हम चर्चा करें, किसानों के फायदे की बात करें, उससे पहले ये जान लें आपसे कि तरबूज कोई व्यक्ति खाता है तो उसके माध्यम से उसके शरीर में कौन से पोषक तत्व जाते हैं और गर्मी के समय में इसको खाना कितना फायदेमंद होता है? बिल्कुल ज्योति जी, ये चूंकि गर्मी के सीजन में लगाए जाते हैं तो कहीं न कहीं इसका औषधीय महत्व और कहीं न कहीं इसका कह दीजिए कूलिंग इफेक्ट, मतलब शीतलता प्रदान करने वाला कह दीजिए फल है। और नार वर्गीय सब्जियां तो है, लेकिन इसको हम लोग फल इसलिए बोलते हैं कि इसमें फलों के समान पोषक गुण पाए जाते हैं। अच्छा। और फलों के समान पोषक गुण में मुख्य रूप से एक तो TSH, जिसको हम लोग कुल विलेय ठोस बोलते हैं, इसका 8 से 13% मात्रा, जिसमें मतलब शक्कर की मात्रा, वो भी नेचुरल शक्कर की मात्रा। तो कह दीजिए आजकल विभिन्न प्रकार की बीमारियां, जो शुगर है, डायबिटीज है, तो ये सब क्या है आर्टिफिशियल या कृत्रिम शक्कर जब खाते हैं तो होता है। तो उसका एक सप्लीमेंट ये हो सकता है तरबूज। और साथ ही एंथोसायनिन और लाइकोपिन पिगमेंट, जो लाल कलर जो होता है वो लाइकोपिन पिगमेंट के कारण होता है, और एंथोसायनिन और कुकुरबिटेसिन, तो इस तरीके का पिगमेंट स्पेशली तरबूज में पाया जाता है। और ये लौह तत्व है, और लौह तत्व होने की वजह से हमारा जो RBC है, जिसको रेड ब्लड कार्पस बोलते हैं, मतलब खून की वो छोटे सूक्ष्म कण जो हृदय से खून को शरीर के विभिन्न मांसपेशियों में पहुंचाते हैं, तो उनको बनाने में ये काफी सहयोगी है। और साथ ही इसमें बहुत अधिक पोटेशियम पाया जाता है, जो दूसरे सब्जियों में और दूसरे फलों में नहीं पाया जाता। तो इस तरीके से मेडिसिनल इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है तरबूज का। और साथ ही इसमें 98% पानी है, मतलब हम लोग तरबूज खाते ही हैं, और डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि गर्मी के दिनों में लाइट खाना चाहिए या कम खाना चाहिए, पेट के लिहाज से बहुत अच्छा बिल्कुल सप्लीमेंट है। और पानी की अधिकता होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि यात्रा के दौरान बिस्लरी वाटर और दुनियादारी जो है तो वो काफी फर्मेंटेड और खराब होने की स्थिति में रहती है। तो वहां पर ये सप्लीमेंट के रूप में, पानी के पूरक के रूप में
काफी उपयोगी है। अच्छा घनश्याम जी, जब हम कल्पना करते हैं तरबूज की, तो तरबूज की खेती हम देखते हैं कि अक्सर जो नदियां होती हैं, नदी के किनारे जो रेतीले किनारे होते हैं, अक्सर हम वहां देखते हैं कि बहुतायत में इसकी खेती की जाती है। तो ये बड़ा एक सोचने वाला भी बात है, क्योंकि रेती वो भी गर्म अपने आप में काफी देने वाली होती है। ऐसे में ये शीतलता प्रदान करने वाला फल तो बड़ा विरोधाभास है, लेकिन खेती बहुतायत में होती है रेतीले किनारों पर। इससे जुड़ा क्या कुछ जानकारी किसान भाइयों को? ये बहुत बढ़िया वैज्ञानिक प्रश्न है ज्योति जी। और जो टाइप्स ऑफ वेजिटेबल फार्मिंग, मतलब सब्जी की खेती करने के तरीके में ये एक नया तरीका अभी रिसेंटली कह दीजिए सब्जी विज्ञान में हम लोगों ने कह दीजिए काफी इसके बारे में स्टडी किए हैं और पढ़ा भी रहे हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं नदी पाट सब्जी उत्पादन या रिवर बेड कल्टीवेशन। और ये स्पेशली जैसे गंगा की तराई है वहां पर तो नहीं है, लेकिन वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो कह दीजिए रेखा है जिसको हम लोग लाइफ लाइन कहते हैं महानदी, तो राजियों के संगम से चंद्रपुर तक रिवर बेड कल्टीवेशन किया जाता है और इसको नदी पाट सब्जी उत्पादन कहते हैं। और बड़ा अच्छा ये है यहाँ पर कि सामूहिक खेती का एक बहुत अच्छा उदाहरण ये कैलेंडर के माध्यम से किसान भाई लोग पेश करते हैं। क्या होता है कि जिस गांव से होकर ये नदियां निकलती है उस गांव में बंटवारा करते हैं कि एक एक बांस की चौड़ाई का ये जमीन हमारा है, ये जमीन हमारा है, और एक पर्टिकुलर सीजन में तरबूज की खेती करके लोग आगे बढ़ जाते हैं। बात आती है कि जैसे आप नदी में ये तरबूज और विरोधाभास की जो बात है, तो मजे की बात यह है कि ये नदी पार सब्जी उत्पादन मुख्य खेत से इस तरीके से फायदेमंद है कि मुख्य खेत की मिट्टी वहीं की वहीं रहती है, लेकिन नदी की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है और बह के आती है, तो इसमें जो मृदा जनित बीमारियां हैं और मृदा जनित जो कीड़े हैं वो नहीं के बराबर रहती है, और बहुत अच्छे से तरबूज की खेती किसान भाई कर सकते हैं। और तरबूज एक ऐसी फसल है जिसको चूंकि फल बड़े होने की वजह से सहारा देने की जरूरत नहीं होती, और सहारा देने की जरूरत नहीं होती इसलिए नदी के उन रेत में जहाँ पे पत्ती रेत है वहां पर भी ये अपनी लताओं को फैलाकर अपना जीवन चला लेती है। कॉल लेते हैं, ब्रजेश जुड़ चुके हैं कसडोल से, उन्होंने हमें कॉल किया है। ब्रजेश जी सवाल कर सकते हैं, स्वागत है आपका। संपर्क लगता है हमारा टूट गया। चूंकि अब कैलेंडर जो है जिसे हम तरबूज कहते हैं ये मार्केट में आ चुका है, मतलब जो उत्पादन लेने वाले किसान थे उन्होंने बहुत पहले भूमिका बनाई और अब फसल के रूप में ही सामने है। क्या कुछ किसान अभी भी कुछ संभावना है कि अब ये खेती कर सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मी का समय 3-4 महीने लगातार रहेगा? बिल्कुल, चूंकि इस बार ठंड कब गया गर्मी कब आया इसका पता नहीं है, ये कारण है हमारा ये ग्लोबल वार्मिंग है। और इसमें जैसे एक समय था कि खरीफ की ऋतु यानी 5 महीने का ऋतु है, रबी की ऋतु यानी 4 महीने की ऋतु है, और जायद या गर्मी की ऋतु यानी 3 महीने की ऋतु है, जिसमें हम लोग अप्रैल मई जून लेते हैं। तो चूंकि ये मार्च का महीना है और अप्रैल आने का है, तो इस सीजन में भी जो अर्ली किस्म है, अगेती किस्म है, जिसका उत्पादन 45 दिन में होना चालू हो जाता है, तो 1.5 माह इधर है और 1.5 माह उधर है जून आते तक। तो इन किस्मों को लगाकर किसान भाई अभी भी अप्रैल 15 तक के भी तरबूज को लगा सकते हैं, और ये किस्में काफी पॉपुलर है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में। और किस्मों का नाम भी मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि सुगर बेबी, अगस्ता है, अर्का मानिक है और मधु है। इन किस्मों को किसान भाई लगा के अधिक उत्पादन ले सकते हैं, जो किसान भाई पिछड़ गए वो लोग लगा सकते हैं। बिल्कुल, तरबूज से भी जुड़ी कुछ और भी चर्चा हम साहु जी आपसे करेंगे इस प्रोग्राम में। फिलहाल हम यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सोनकस भैया में। आज इस कार्यक्रम के जरिए हम अपने किसान भाइयों को जानकारी दे रहे हैं तरबूज की खेती के बारे में। ब्रेक पर जाने से पहले घनश्याम जी हमने चर्चा की थी किस्मों के बारे में, किस्मों पर ही मैं थोड़ा सा और आपसे चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि हम जब मार्केट में देखते हैं तो बहुत सारी वेरायटी हम देखते हैं। कुछ तो धारीदार होते हैं जो चीते की तरह दिखते हैं हमें, कुछ जो होते हैं बिल्कुल डार्क ग्रीन होते हैं, कुछ येलो टाइप्स के भी हम देखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पसंद किया जाता है वो डार्क ग्रीन जो प्लेन होता है वो पसंद किया जाता है। तो क्या इन जो वैरायटी है इनकी अवधि में भी फर्क है, या इनकी जो उत्पादन क्षमता है कि किसमें बहुत ज्यादा फलन होता है, क्या उसमें भी कोई कुछ खास किस्में होती हैं? बिल्कुल, फसल की अवधि और उत्पादन के हिसाब से ही इनको 3 भागों में बांटा गया है, अगेती, मध्यम और पछेती।
तो जैसे अगेती किस्मों की बात तो अपन चर्चा के दौरान की ही है। जैसे धारीदार जो है इसको हम लोग कहते हैं धारवाड़ सिलेक्शन। ये धारवाड़ सिलेक्शन किस्म है और मीडियम है, मतलब 1.5 किलो 2 किलो और मध्यम परिवार के लोगों को अगर चाहिए तो इन किस्मों को किसान भाई लगा सकते हैं। दूसरा जो लाल कलर का और पूरा हरा जो रहता है, इसमें जो प्रमुख किस्म है असाही यामटो है और मिलन और मोहिनी प्राइवेट सेक्टर का हाइब्रिड है। तो मिलन और मोहिनी और असाही यामटो और अर्का मानिक ये काफी पॉपुलर है। और जो येलो कलर का जो तरबूज है जिसमें विटामिन की भी अधिकता है काफी, और ये अर्का केसर के नाम पे है और ये काफी पॉपुलर है यूपी के रीजन में। कि कई लोगों को क्या लाल कलर पसंद नहीं है तो कई लोग सोचते हैं कि येलो कलर का करें, तो इसका भी औषधि महत्व है। तो इस तरीके से ये इन सब किस्मों को किसान भाई लगा सकते हैं और तीनों में रेंज है, मतलब अर्ली मिड और लेट। तो जैसे किसान भाई मार्केट में चाहे वैसा लगा सकते हैं और आसानी से मतलब बाजार की मांग के हिसाब से अपने रेट को कायम रख सकते हैं। अच्छा, व्यवसायीकरण के हिसाब से जब किसान खेती करता है, क्योंकि ये कम समय पर ही और गर्मी के सीजन में बहुत ज्यादा फायदा देने वाली खेती है, क्या उत्पादन के लिहाज से जब पौधे लगाए जाते हैं या इसकी जो खेती की तैयारी की जाती है उस समय पर क्या कुछ खास बातें ऐसी हैं जिनमें ध्यान देना होता है सर जी? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है ज्योति जी। इसको मैं बिंदुवार बताना चाहूंगा कि ये सबसे पहले तो किसान भाई क्या करें कि पॉलीबैग कल्चर में इसका नर्सरी तैयार करें। नर्सरी पौध डायरेक्ट बीज सोइंग न करके नर्सरी बैग में पौध तैयार करें और 4 पत्ती की अवस्था में हो जाए उसके बाद लगाए। अब क्या है, लगाते समय ये ध्यान रखें किसान भाई कि हमेशा आधा फीट का या 60 बाई 60 सेंटीमीटर का गड्ढा बनाए और 1-1 मीटर की दूरी में लगाए। तो गड्ढा बनाने के बाद 2 दिन छोड़ दें ताकि और निर्जमीकरण हो जाए। और नदी पाट में जैसे लगाते हैं किसान भाई तो उस दौरान में पानी रिस के बढ़िया बेड में आ जाता है, तो ये भी काफी फायदेमंद रहता है। तीसरी बात विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि 2 समय में इसका जो हार्मोन मतलब अधिक फीमेलनेस लाने के लिए डाला जाता है, तो वो एक समय है जब 4 पत्ती की अवस्था में हो। उस समय अगर 250 ppm इथेनॉल अगर छिड़क देते हैं किसान भाई तो काफी ज्यादा मेलनेस के बजाय फीमेल फ्लावर आता है और उत्पादन कह दीजिए जो तरबूज 2 की संख्या में फलना हो वो तरबूज 60 से 70 की संख्या में फलता है, मतलब कई गुना हो जाता है। बिल्कुल। तो एक तो 4 पत्ती की अवस्था में और दूसरा जब 45 दिन का तरबूज हो जाए, शुरू के जो नर फूल आ जाए उसके बाद मादा फूल आता है और उसमें पुंकेसर स्त्री केसर सब कुछ डेवलप्ड रहता है। तो उन फूलों के समय में भी अगर डालते हैं इथेनॉल 250 ppm यानी किसान में ध्यान रखें 0.5 ml मात्रा अगर 1 लीटर पानी में डालते हैं तो बहुत अधिक उत्पादन ले सकते हैं। एक चीज और है ज्योति जी, कई बार क्या करते हैं कि नार वाली फसल है, कई लोग क्या है सहारा देना या माशा बनाना प्रारंभ करते हैं। तो किसान भाइयों को यह सलाह दूंगा कि भाई 1.5 से 2 किलो का फल है और इन फलों को माशा के माध्यम से बांधा नहीं जा सकता, इसलिए जमीन में रखें। और अगर कहीं पे लगता है कि पानी की कमी हो रही है तो वहां पर किसान भाई पुआल पैरा या घास का पुआल अगल बगल में अगर कर देते हैं तो बहुत कम खर्चे में तरबूज की खेती किसान भाई कर सकते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि जब 4 पत्ती अवस्था होती है साहू जी तब आप लगाना है, लेकिन जो नदी के किनारे वाला जो हिस्सा है, जो रेतीला हिस्सा है, वहां पर तापमान और रेती की वजह से अपने आप बहुत ज्यादा हीट में रहता है। ऐसे में वहां पर जब लगाते हैं किसान भाई तो क्या कुछ खास सावधानी की जरूरत होती है कि रेतीली जो जगह है वहां पर जब आप लगा रहे हैं पौधे को तो क्या थोड़ा और बड़ा वाली स्थिति में लगाना होता है या उस हीट को वो सहने की ताकत रखते हैं पौधे? बिल्कुल, ये नदी पाट की खासियत ये होती है कि दोपहर में 2 बजे तक तो बहुत तेजी से तपेगा, मतलब गर्म हो जाता है, लेकिन रात के समय उतनी ही शीतलता 2 बजे के बाद से इतनी शीतलता हो जाती है कि जितना मतलब जल्दी जमीन ठंडा नहीं हो पाता उतना जल्दी रेत ठंडा होता है। अच्छा। तो 2 बजे के बाद कभी भी ये 4 पत्ती की अवस्था वाले जो पौध है उसको कभी भी लगाते समय ये ध्यान रखें कि जब आसपास नर्सरी तैयार करते हैं तो 1-2 नार वाली फसल एक दूसरे जुड़ जाते हैं, तो सावधानी पूर्वक इसको मुख्य खेत में लगाए और 4 पत्ती की अवस्था में ही लगाए। तो उसमें क्या होता है, ज्यादा लेट करने से किसान भाई ये होता है कि नार ज्यादा फैलेगी लेकिन फल कम आएंगे, तो उसको विशेष रूप से ध्यान रखें। 4 पत्ती की अवस्था में ही किसान भाई को लगाना चाहिए। दूसरी बात यह है
कि किसानों के लिए ये फायदेमंद है क्योंकि तुरंत आपने फल तोड़ा और मार्केट में बेचा और एक अच्छी आमदनी आपको हो जाती है। यहाँ पर सावधानी के लिहाज से मैं जानना आपसे चाहूंगी किसान भाइयों की तरफ से कि कौन सी ऐसी परिपक्वता अवस्था होती है, कौन से ऐसे साइन होते हैं जिनको वो पहुंचाने ताकि वो फल जो है वो एक अच्छे आय का स्रोत बने और जो खरीद रहा है उसे वो पोषक तत्व भी सही मात्रा में मिल सके, कैसे बैलेंस हो। बिल्कुल, बहुत सारे किसान भाई लगा तो लेते हैं लेकिन ये नहीं मालूम कि किस अवधि में इसको तोड़ा जाए। तो वैज्ञानिक भाषा में दो शब्दों का उपयोग हम लोग करते हैं, एक होता है टिन टिन और दूसरा होता है बद बद। अच्छा। मतलब इंग्लिश में इसको डल साउंड बोलते हैं। तो जब अंगूठे के माध्यम से या उंगलियों के माध्यम से जब उसको ठोके तो जब टिन टिन की आवाज आए या टीन जैसी आवाज आए तो वो परिपक्व नहीं हुआ है। अच्छा। लेकिन वो बदबद की आवाज आए तो समझना चाहिए कि ये परिपक्व हो गया है। दूसरा एक और पहचान है कि जहां पर ये तरबूज निकला रहता है उनकी जो डंठल है वो सूखने लगेगी और जमीन से लगा हुआ जो तरबूज है उसमें हल्का पीला कलर, अच्छा, मतलब जहाँ पर टच है वो हल्का पीलापन आना प्रारंभ हो जाता है। तो यही इसकी मैच्योरिटी इंडाइसेस या परिपक्व अवस्था को पहचानने का तरीका है। तो इसके बाद ही किसान भाइयों को तोड़ना चाहिए। बिल्कुल, तो सही वक्त पर अगर तोड़ते हैं तो कीमत भी अच्छी मिलती है और खरीदने वाले को पोषक तत्व भी समझे। दूसरी हम बात की, चूंकि ये नार वाली फसलें हैं और नार के जरिए ही बड़ा बड़ा फल हम देखते हैं तरबूज का होता है। ऐसे में कई बार ये देखते हैं कि जब तरबूज आप काटते हैं तो उसमें कुछ खटास की स्थिति होती है, कुछ अजीब सा एक फल होता है जो पानी छोड़ने लगता है। तो क्या कुछ ऐसी बीमारी भी इन पौधों में हो सकती है जिनको हम पहले ही रोक लें? बिल्कुल, दो चीजों की वजह से तरबूज खराब होता है। एक तो परिवहन के दौरान या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर उस तरबूज को चोट लग जाए या गिर जाता है दूध या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान तो कह दीजिए फ्रेश या गुदा खराब होने लगते हैं। और दूसरा एक माध्यम है, इसमें तीन मुख्यतः बीमारी लगता है जिसकी वजह से फल खराब होता है। एक जो फल का जो मोज़ेक है, तो मोज़ेक जो बीमारी है ये कह दीजिए विषाणु जनित है और विषाणु जनित होने की वजह से इसकी गुदा को खराब करता है। और दूसरा जो फफूंद जनित बीमारी है जिसमें पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू, मतलब मृदुलोमील आसिता और चूर्णील आसिता, तो इन तीनों बीमारियों की वजह से ही फ्लैश खराब होता है। और इसके लिए जैसे आप कह रहे हैं कि लगाने के पहले उपचार अगर किसान भी कर ले तो इसके लिए किसान भाई विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि बाविस्टिन नाम की दवा अगर किसान भाई बीजोपचार करके लगाए, 1 ग्राम दवा ले और 1 किलो बीज में, और बीजोपचार पहले ही उपचार करके अगर लगा ले किसान भाई तो इस बीमारी से जो नुकसान पहुंचना है पौध को उससे बचाया जा सकता है। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण कारण ये है ज्योति जी कि जहां तरबूज के नार के आसपास अगर खरपतवार उगते हैं तो उससे फल जल्दी खराब होता है और बीमारियां भी बहुत तेजी से आती है, उसको हमेशा बिल्कुल निकालते रहना। अच्छा, फलों की अगर हम साइज पर चर्चा करते हैं साहू जी, कई बार हम देखते हैं कि तरबूज छोटा है लेकिन अच्छा पका हुआ रहता है, कई बार बहुत बड़ा तरबूज भी है वो बहुत अच्छा मिठास या पका हुआ नहीं रहता है। क्या ये किस्मों पर आधारित होता है या उसको सही समय पर पानी या खाद की जो व्यवस्था है वो नहीं हो पाती उसकी वजह से होता है? क्या कुछ वजह इसके पीछे? बिल्कुल, इसके पीछे 3 कारण है। एक तो समय समय पर खाद और उर्वरक अगर नहीं देते हैं और खाद और उर्वरक की जो निश्चित मात्रा है उसमें अगर कमी आती है तो फलों का साइज छोटा होता है। दूसरा, जब इनकी परिपक्वन अवस्था हो जाती है जिसको हम लोग पछेती किस्म या गति किस्म कहें, और ये मुख्यतः 4 महीने की फसल है और चौथा महीना के जो उत्पाद है या चौथे महीने में जो तरबूज निकलेंगे उनकी साइज छोटी होती है। और तीसरा एक चीज और विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि किसान भाई जब अंतरकर्षण जो क्रिया है, मतलब खाद देते समय खाद डालें और पानी की भी भरपूर मात्रा डालें और साथ ही परागण इसके लिए जिम्मेदार है। अगर परागण सही रूप से नहीं हो पाता तब भी फल छोटा आता है और गर्मी बढ़ने से भी फल छोटा आता है। तो इस तरीके से समय पे अगर किसान भाई इस तरबूज को लगाते हैं तो बड़ा साइज मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो मतलब जो किसान लगा चुके हैं उनके लिए भी सावधानी हमने बताई और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत कुछ जानकारी आपने दी साहू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।